इस बात की मुझे सुनकर बड़ी हैरत सी हुई थी। कानों को यकीन नहीं आया था जब माँ ने मुझे बताया कि बड़ी मौसी के गांव के सभी मर्द नामर्द है। मैं ये बात सुनकर चौंक गया था। मैंने समझा शायद मेरी माँ ने ये बात गलत कही है, लेकिन पापा भी इस बात को कहने लगे कि उनके गांव में वो औरत रहती है जो मर्दों को नामर्द कर देती है। मैं सुनकर हैरान और परेशान हुआ था कि कैसे एक औरत किसी मर्द को नामर्द कर सकती है। मुझे उस औरत को देखने का दिल चाहा कि मैं उस गांव में जाकर देखूं कि क्या कैसे कोई औरत मर्द को नामर्द कर सकती है। मेरा कभी उस गांव जाना नहीं हुआ, मगर उसके बारे ये बात मशहूर थी। मैंने रास्ते में ही कई लोगों से तरह तरह की बातें सुन ली थी जो बड़े ही परेशान करने और हैरत में डालने वाली थी। उस गांव के बारे में ये सब मशहूर था कि वहाँ सभी नामर्द रहते हैं। वहाँ कई सालों से किसी की शादी नहीं हुई। ये बात कुछ लोगों के लिए तो हैरान करने वाली थी। मेरी मौसी भी उसी गांव में रहती थी। उनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे। पढ़ाई से फारिग होकर मेरा दिल चाहा कि मैं उनके यहाँ छुट्टियाँ गुजारने जाऊँ, तो फिर मैं उस गाँव में पहुँच गया। बस स्टॉप पर उतरकर मैंने रिक्शे वाले को जब इस गांव में जाने को कहा तो उसके चेहरे का तो रंग ही बदल गया। वह मुझे देखकर कहने लगा कि वहां मत जाओ, उस गांव में आज तक जो भी गया वह नामर्द बन गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वापस चले जाओ, वरना वह औरत तुम्हें भी नामर्द बना देगी। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर गई कि ऐसा क्या है उस औरत में जो हर मर्द को नामर्द बना देती है। आखिर मेरे कहने पर वह मुझे उस गाँव में छोड़ आया। जब मैं गाँव में दाखिल हुआ तो यहाँ के चलते हुए लोग अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे, जिन्हें मैंने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। शुरू में तो मुझे वहाँ सब कुछ नॉर्मल लगा और मेरी मौसी खुश होने की बजाय परेशान हो चुकी थी, जो कि उनके चेहरे से साफ दिख रहा था। वह मुझसे घर के अंदर ही रहने को कहती रहती थी, ना ही बाहर जाने देती और ना किसी से बात करने देती थी। उनका भी यही कहना था जो यहाँ पर बाकी लोगों की सोच थी। जब कुछ दिन बीत गए तो मेरे मौसा ने एक रोज़ मुझे अपने पास बुलाया और समझाते हुए जो बात कही वह सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। उन्होंने मुझे खबरदार किया कि उस औरत से दूर रहना, अगर रास्ते में मिले भी तो उससे बातचीत मत करना, ना ही उसकी तरफ देखना, क्योंकि उसे ऐसी बीमारी है जिससे सभी गांव के मर्द नामर्द हो चुके हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वह बोले कि आज इस गांव के मर्द सभी नामर्द हैं, तो वह इसी की वजह से उसकी बीमारी ने किसी को कहीं ना कहना छोड़ा। अब बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। गांव के कई लोग अपनी जवानी गुजार चुके हैं, मगर आज तक किसी की शादी ना हो सकी, सिर्फ उस औरत की बीमारी की वजह से। दिल में कई सवाल आ गए, गलती उस औरत की थी या मर्द भी उसी के साथ बराबर के जिम्मेदार थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसकी बीमारी सभी को नाकार बना गई है? ऐसी ही कई सोचें मेरे दिमाग में हावी हो चुकी थी। मैं एक बालिग और बाकिरदार लड़का था। ऐसी बात मुझे सख्त नागवार गुजरी थी। मौसा बोले, अगर खुद इस जंगल से बचाना चाहते हो तो कभी भी उसका सामना मत करना, क्योंकि आज तक जो भी उससे अकेले में मिला है वह नामर्द होकर रह गया। मौसा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या वह कोई जादूगरनी थी या फिर बेहद खूबसूरत औरत थी जिसके जाल में फंसकर ये सब हो रहा था? ज़रूर कोई कुछ राज जो सिर्फ वही मर्द जानता था जो उससे अकेले में मिले थे। यही सभी सोचें मेरे दिमाग में हावी थी। गांव आए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन मैंने गांव में घूमने का सोचा। मौसा से इजाज़त लेकर घर से बाहर चला आया। हरे भरे खेतों में घूमने के बाद बड़े पीपल की छांव में बैठे बुजुर्गों के पास आ गया। मुझे देखकर उनका यही सवाल था कि इस गाँव के तो नहीं लगते। मैंने उन्हें अपना ताल्लुक करवाया, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। वे फौरन बोले, इस गांव से चले जाओ, वरना तुम भी हम सब की तरह नामर्द बन जाओगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, वरना वह तुम्हें भी नामर्द बना देगा, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। उनकी बातें अब मुझे उलझा गई थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि कौन है वे? ऐसे कैसे एक औरत सभी को नामर्द बना सकती है? मेरे अल्फाज पर वे बाबा जी चौंक गए और मुझे गौर से देख कर बोले, कौन सी औरत की बात कर रहे हो तुम? मैंने फिर जब उन्हें बताया तो उनके चेहरे पर बल पड़े। उसके बाद जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा था। उनका कहना था कि काम किसी औरत का नहीं बल्कि एक फ़कीर का है। वे बताने लगे कि बहुत साल पहले यहाँ से एक फ़कीर आया। वह अपनी बीवी के साथ यहीं रहने लगा। एक रोज़ उनकी बीवी के साथ गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों ने बदतमीज़ी की। ये बात उन्हें बेहद गुस्सा दिला गई और वे गुस्सों से गांव के सभी मर्दों को बद्दुआ दे गए कि यहाँ पैदा होने वाले सभी लड़के नामर्द पैदा होंगे। बस यही वजह है कि इस गाँव में मौजूद सभी मर्द नामर्द हो चुके हैं। अब बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। बुजुर्गों की बात सुनकर मुझे बेहद झटका लगा। सच पूछे तो मुझे खौफ सा आने लगा। कहीं ये सब सच हुआ तो, लेकिन मेरा दिल एक पल के लिए खौफजदा हुआ था। यहाँ पर आधे गांव का कहना था कि एक औरत मर्दों को पास बुलाती है और जो मर्द उसके पास चला जाता है वह उसे नामर्द कर देती है, और आधे कहते थे कि किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। वे कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें होती है। उस गाँव में तो एक से बढ़कर एक राज छुपे थे
उन सब बातों ने मुझे बेसुकून करके रख दिया था। मैं उनसे इजाज़त लेकर वापस घर की तरफ जाने लगा। तभी एक घर के पास से गुजरते हुए मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर मेरे कदम रुक गए। अंदर से किसी मर्द के रोने की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पर मौजूद 95 मर्दों की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देना पसंद करता था। सभी हकीकत से वाकिफ थे, मगर ये मर्द के रोने की आवाज़ मुझे एक और परेशानी में डाल रही थी। फिर उस घर में से कुछ मर्द निकलकर बाहर आ रहे थे, जिनकी बातें मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी। वे कह रहे थे कि आज फिर एक लड़का उस औरत की बीमारी का शिकार हो गया। ये लड़का भी हमारी तरह ज़माने में बदनाम होकर रह चुका है। उस औरत ने इसे भी नामर्द कर दिया है। मुझे देखकर वह मर्द कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो उसका हुआ है। आए रोज़ कोई ना कोई इस औरत के झांसे में आकर खुद को ही इस हाल तक पहुँचा देता है। मैं सारी बातें खामोशी से सुनकर आगे बढ़ने लगा। मैं सर झटक कर आगे कुछ ही दूर गया था कि तभी मेरी नज़र सामने गई। एक गेट को थोड़ा सा खोले कोई वजूद खड़ा था। मैं सिर्फ उसकी आंखें ही देख पाया था, बाकी चेहरा तो ढका हुआ था। उसकी आंखों में बस एक पल ही मेरी नज़र पड़ी थी और उसकी आंखों में मेरा दिल मेरे इख्तियार से बाहर हुआ था। वह शायद कोई खूबसूरत बला थी जो अपनी तरफ मर्दों को खींचती थी, और फिर वह मर्द किसी भी औरत के काबिल नहीं रहता था। एक बड़ी सी स्याह चादर से वह मुझे यूँ देख रही थी जैसे कोई अनोखी चीज़ देख रही हो। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। एक खौफ की लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने जल्दी से कुछ पढ़ना शुरू किया ताकि इस जादूगर औरत की आंखों वाली बला से दूर रह सकूं। मैं फौरन तेज तेज कदम उठाकर वहां से आगे बढ़ने लगा। किसी का कहना था कि एक फकीर की बद्दुआ है, जिसकी बदौलत गांव में मौजूद हर मर्द नामर्द था। यह आसपास के गांव में भी मशहूर थी, इसलिए कोई भी अपनी बेटी को इस गांव में ना भेजता था। कुछ लड़कियां जिस गांव में मौजूद थी उनके भी अब बाल सफ़ेद होने लगे थे। न उनकी शादियां गांव में किसी से होती, न दूसरे गांव से कोई लड़की यहाँ भेजता था। मेरे मौसी मेरे नाना जी के करीब दोस्त के बेटे से ब्याह कर यहाँ आई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी वह भी बेऔलाद थी। शायद मेरे मौसा भी नामर्द थे। ये गांव इसी वजह से मशहूर था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक औरत रहती है जिसने गांव के तमाम मर्दों को नामर्द बनाकर रख दिया है। गांव में कोई ऐसा मर्द नहीं जो उसके झांसे में ना आया हो। उस औरत को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वह हर मर्द को ऐसा बना चुकी थी। मुझे लगा शायद ये वही औरत है, क्योंकि उसके देखने का अंदाज़ा काफ़ी अजीब था, जैसे कच्चा चबा डालेगी। उसकी नज़रों में मुझे देखकर अजीब सी चमक आई थी जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। खैर घर पहुंचकर मैंने काफ़ी सोच विचार किया और फिर मौसा से कहा कि वह औरत अगर इतनी ही बदकिरदार है तो उसे कोई गांव से निकालता क्यों नहीं। आखिर क्यों वह यहाँ मौजूद लोगों की ज़िंदगी को ख़राब बना रही है। मेरी बात पर मौसा ने नाम में सिर हिलाया और कहने लगे कि इसकी बीमारी ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। हम तो उसके पास भी जाने से घबराते हैं। अब वह चली भी गई तो इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकेगा। उसने कई नौजवान की ज़िंदगी तबाह की है। अब तो पूरा गांव उसका आदी हो चुका है। सच पूछे तो लोग इस औरत के साए से भी डरते हैं। कमबख्त बूढ़ी भी नहीं होती, हमारे सर के बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, लेकिन इस औरत का हुस्न आज ही चमकता है कि मर्दों को दिलों को बेकाबू कर देता है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कोई इंसान नहीं है बल्कि परी है, जिन्नात की बिरादरी से उसका ताल्लुक है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन साथी के साथ शायद इंसान मर्दों ने ज्यादती की थी, इसलिए बदले लेने के लिए इंसानी वजूद में आ गई है। अपने मौसा की बातें सुनकर मैं सोचने लगा कि लोगों ने न जाने क्या क्या अफसाने इस औरत और इसके घर को लेकर बना लिए हैं, जो सुनने में तो कहने को भले लगते थे लेकिन सच्चाई और हकीकत से कोसों दूर रखते थे। अकल दलील मांगती है जो यहाँ के लोगों के पास ही नहीं, लेकिन वह तमाम गाँव वालों के लिए अच्छी सी हो गई थी। लोग उसके घर से कोसों दूर भागते थे। वह घर से बाहर सौदा लेने के लिए निकलती तो लोग बाजार खाली कर देते। जिस चीज़ को वो छू लेती लोग उसको खुद दे देते या आग में जला देते। जैसे जैसे मैं इस औरत के बारे में किस्से सुन रहा था, मेरे अंदर उसे देखने का मन बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ इस गांव के मर्दों से जो औरत का सच जानते हुए भी खुद को इस दलील में धकेल चुके थे। कैसा अजीब गांव था, और उससे भी अजीब यहाँ के लोग थे। खैर कुछ दिन बाद मैं मौसम के साथ किसी माम से बाहर आया। वे अपने काम में मशहूर हो गए तो मैं कुछ कदम चलते हुए एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वह गांव बहुत ही खामोश सा गांव था। सब जगह हरियाली, परिंदों की चंचनाहट वगैरह सब था, मगर फिर भी किसी की कमी थी, और वह थी बच्चों की, क्योंकि ना किसी की शादी होती थी ना ही बच्चे। मैं भी यहाँ से अब जल्द से जल्द जाना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर था कहीं वह सच मुझे भी बाकी जैसा ना बना दे। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहर जाने वाली बस ने अब एक हफ्ते बाद ही इस तरफ आना था। जैसे तैसे मैं दिन गुजारने लगा। एक दिन सुबह सुबह मैं जब घर से निकला तो मुझसे कुछ कदम दूरी पर एक औरत भी चलती हुई आने लगी। मैंने इत्तेफाक समझा, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वह मेरे पीछे ही आ रही थी। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था।
मेरा ही पीछा कर रही थी। ये मैं जान चुका था, क्योंकि मैं जानबूझकर अपने रास्ते बदल चुका था। उसके बावजूद मैं जहाँ जाता वह मेरे पीछे आ रही थी। गांव के सभी मर्द तो नामर्द बन ही चुके थे, अब शायद मैं ही उन सब में रह गया था, इसलिए शायद आज मेरी ही बारी थी। मैं कदम तेजी तेजी उठा रहा था और उसका भी जल्दी जल्दी मेरे पीछे आना मुझे उलझा रहा था। मैं थोड़ा परेशान सा हो गया और एक जगह पर रुक गया, क्योंकि मैं और नहीं चल सकता था। मुझे उससे साफ बात करनी थी, आखिर क्यों मेरा पीछा कर रही थी, उसे मुझसे क्या चाहिए था। हैरत तो तब हुई जब मुझे रुका देखकर वे औरत भी रुकी और कुछ कदम दूर खड़ी होकर मुझे गौर से देखने लगी। आज फिर एक बड़े से बुरखे में खुद को छुपाए हुए थी। फिर वह चलती हुई जल्दी से मेरे सामने खड़ी हो गई और मेरे पास आकर खड़ी हुई तो बगैर वक्त जाया किए मैंने उससे पूछा कि वह क्यों मेरे पीछे आ रही है, आखिर क्या मसला है। मेरी बात पर उसने अपनी नज़रों से मुझे देखा और फिर वह जो बोली वह सुनकर मेरे कानों से धुएं निकलने लगे। मैंने झट से उसकी तरफ देखा। उसने कहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसकी आवाज़ ने मेरे होश खो दिए थे। जब कुछ देर बाद मुझे होश आया, उसके आसपास सुनते ही मैं झटके से 2 कदम पीछे हट गया। वह अचानक मेरे पास आकर अपनी ही शादी की बात कर रही थी। उसका वजूद, माथे पर पड़ी झुर्रियाँ और चादर से नजर आते सफ़ेद हाथ उस नौजवान लड़की का गुमान दे रहा था, लेकिन सुनने में आया था कि वह 55 साल से ऐसी ही है। वह औरत मुझसे शादी का कह रही थी। मुझे खामोश देखकर वह दोबारा मेरे करीब आने लगी। उसका चेहरा चादर से ढका हुआ था, उसकी आंखों में उस पर कुछ आंसू आए थे। वह दोबारा बोली, जबकि मैं जवाब दिए बगैर वहां से जाने लगा। तभी जाते हुए उसने मेरा बाजू पकड़ा, लेकिन मैं गुस्से में आया। शायद यही उसका तरीका था हर मर्द को फंसाने का। मैंने फौरन उसे अपना बाजू छुड़ाया। उसने उसके बाद जो कहा वह सुनकर मेरा वजूद कपकपा कर रह गया। वह मेरा हाथ पकड़कर बोली कि अगर तुमने भी शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो यहाँ मौजूद बाकी मर्दों के साथ हुआ। उसकी बात सुनकर मैंने हाथ छुटाया और गुस्से से जो मुंह में आया उसे कहने लगा। मेरी बुलंद आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। मुझे तो कभी उसको देखने लगी। वह खामोशी से मेरी सारी बातें सुनकर आखिर में वहाँ से चली गई। हैरत की बात थी, उसने मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, उल्टा मुस्कुरा कर मुझे देखते हुए जाने लगी। खैर, मैं उसकी झांसे से बच गया। मैंने एक लंबा सा सांस लिया, मगर तभी दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उस औरत को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे वह सभी मर्दों को नामर्द बना देती थी। इतना सोचना था कि मैं बौखला कर घर की तरफ भागा और फौरन नहाकर अपने हाथों को भी अच्छे से साफ किया। शायद ये औरत ऐसी हरकतें करके सभी मर्दों को ऐसा बना चुकी थी। मैं इन्हीं सोचों में खो चुका था। मेरे साथ जो हुआ मैंने मौसा को बताया, जिसे सुनकर वह भी परेशान हो गए और मुझे जल्द से जल्द वापस भेजने का फैसला करने लगे। अगले ही दिनों में ये खबर भी गांव में आम होने लगी कि शहर से आया लड़का इस औरत की बीमारी का शिकार हो चुका है और अब मुझ में और इस गांव के मर्दों में कोई फर्क नहीं रहा। मुझे हैरत के धक्के लगे, आखिर ये माजरा क्या था और कौन था जिसने ये खबर फैलाई थी। मैं देखना चाहता था, मगर मौसा और मौसी ने मुझे वापस शहर भेज देना ही ज़रूरी समझा। मैंने वहाँ मौजूद सभी लोगों को इस बात का यकीन दिलाना चाहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह औरत सरासर झूठ बोल रही है। कुछ भी नहीं हुआ, वह औरत सरासर झूठ बोल रही है। मगर वह सब कहने लगी, हम ये कैसे यकीन कर ले। खैर, मैं मौसा और मौसी से मिलकर शहर के लिए निकला। अभी बस के अड्डे से दूर गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा रिक्शा का इंतजार ही कर रहा था कि देखते ही देखते बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। सड़क की एक तरफ से आते रिक्शे में एक औरत को टक्कर मार दी थी, जो कुछ जरूरी सामान उठाए सड़क पार कर रही थी। वहां पर कुछ ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। रिक्शा वाला तो फौरन भाग गया। मैं जल्दी से उस औरत के करीब पहुंचा। उसका चेहरा नकाब में था, उनकी टांग और सर पर चोट आई थी, उनका चेहरा खून से तर हो रहा था। मैंने डॉक्टर के पास ले जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोग जब उस औरत के करीब आए तो उसे तसल्ली देने की बजाय वहां से आगे बढ़ गए और मैं उन्हें बुरा भला कहने लगी कि कितने बदतमीज लोग थे। मैं रिक्शे में उन्हें वापस गांव में लेकर आया। रास्ते में कोई बात न हुई। मेरे होश तब उड़े जब सामने मैंने वह घर देखा जहां उस औरत ने रिक्शा रुकवाया था। ये तो वही घर था, यानी ये वही औरत थी जिसने मुझसे शादी करने को कहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मुझे वो देखता पाकर वो नजरें चुरा गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह लड़का आकर चला रही थी। नफरत और गुस्सा अपनी जगह था, मगर मुझ में इंसानियत भी तो थी। बुराई का जवाब बुराई से देना मेरी फितरत में नहीं था, वरना मैं भी वाक्यों की तरह उन्हें सड़कों पर छोड़कर आगे बढ़ जाता। उनके घर के अंदर गया तो घर छोटा था, मगर काफी सलीके वाला था। रास्ते से कुछ सामान लिया था। जब मैंने उन्हें दिया और फिर वापस जाने लगा, तभी पीछे से मुझे आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैंने पलट कर देखा
तो वे औरत अपने चेहरे से नकाब हटाए खड़ी थी। एक पल के लिए मैं उनके चेहरे को देखकर दंग रह गया था। वे बहुत खूबसूरत और हसीन नक्श की औरत थी। मुझे हैरानी हुई, फिर अपनी सोच पर सर में निकलेगी कि ये तो एक आम सी लड़की लग रही है, ये कहाँ किसी को नामर्द बना देगी। मुझे सोच में पाकर उस औरत ने अपने माथे पर मरहम लगाए और कहने लगी कि मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो इस गांव के लोगों की वजह से ही मुझ में पैदा हुई है और अब इस बीमारी से मैं उनको खोखला कर रही हूँ। इसकी आवाज़ सुनकर एक बार फिर मेरी सोच को एक नई सीमित मिल गई थी। मैं फौरन बोला कि मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, अब यहाँ रुककर तुम्हारी बीमारियों को खुद में आने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, मैं ये बीमारी कभी नहीं आ सकती। उसका यह लहजा मुझे सादा लगा। आज पहली बार मुझे उसके अल्फाजों में कोई चाल नहीं बल्कि दर्द महसूस हुआ। मैं बोला कि अब क्या फ़ायदा, तुमने मुझे भी सबके साथ बदनाम कर दिया है। अब गांव वाले मुझे भी बाकियों की तरह समझने लगेंगे, जबकि सच क्या था ये तो तुम और मैं दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। मेरी बात पर उसने आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम बाकियों की तरह नहीं थे, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे रुका देखकर वे कहने लगी कि मैं इस गांव में रहने वाली एक औरत की आम सी बेटी हूँ। मेरी माँ ने जिंदगी की कई बहारें यहाँ गुजारी है। सभी बहन भाइयों में एक ही मेरी माँ बदसूरत पैदा हुई थी, फिर उसे एक ऐसी बीमारी हुई जिसने उसके चेहरे और हाथों पर दाने निकल आए। कुछ अरसे बाद वे दाने खत्म हो गए, मगर उसके चेहरे और हाथों के गहरे सियाह धब्बे छोड़ गए। वे बहुत बदसूरत हो गई। मेरी माँ को माँ बाप से मोहब्बत मिली, न बहन भाइयों से। हमेशा उसने अकेले जिंदगी गुजारी है। बचपन से जवानी तक जब जमाने की दहलीज पर कदम रखा तो कई रिश्ते घर आएंगे। उनके माँ बाप मेरी माँ का सर से बोझ उतारना चाहते थे, मगर हर बार रिश्ते वाले मेरी छोटी मौसी को पसंद कर लेते थे। यूं नहीं करते करते मेरी आंखों की तमाम बहनों और भाइयों की शादी हो गई। सबने मेरी माँ से किनारा कर लिया और वे यहाँ अकेली रह गई। वे जब भी घर से बाहर निकलती तो गाँव वाले मजाक उड़ाते कि नामों से पुकारते। वक्त के साथ साथ मेरी माँ के पापा और मैं दोनों मर गए। माँ ने तन्हाई से तंग आकर गाँव के कई मर्दों को खुश शादी को कहा, मगर वे हर बार मेरी माँ की बदसूरती का मजाक उड़ाते, उसे बद किरदार और हमारा कहकर चले जाते। एक बार तन्हाई का फ़ायदा उठाकर एक शख्स ने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाल दिया, लेकिन मेरी माँ की सच्चाई पर किसी ने यकीन नहीं किया। सब कहने लगे इस बदसूरत की शक्ल को तो कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा, बदकारी कौन कर सकता है। इसलिए दिन ब दिन हसरत की आग बढ़ती चली गई। इस हसरत की आग ने मेरी माँ के अंदर एक बीमारी को पैदा कर दिया। वे बदला लेना चाहती थी अपनी बेइज्जती का, इसलिए उन्होंने आसपास के गांव में ये बात फैला दी कि इस गांव के सभी मर्द दामाद है। और देखो लोगों ने यकीन भी कर लिया। मेरी माँ की बीमारी का नाम झूठ था। फैलाकर मेरी माँ ने हर मर्द को नामर्द बना दिया। हर वह मर्द जिसने मेरी माँ से शादी से इनकार किया था, आज वे खुद भी बगैर शादी के ही जी रहा है। उन्हीं दिनों मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझे जन्म दिया, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। मेरी परवरिश और अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरी माँ के पास बस यही एक तरीका था कि ये कहे कि उसे एक बीमारी है, जो भी मेरी माँ के पास आएगा वह नामर्द हो जाएगा। जब मैं बड़ी हुई मेरी माँ ने मुझे भी यही कहा कि मैं खुद को भी ऐसे ही औरत बना रखूं जिसको एक ऐसी बीमारी है कि जो मर्द उनके पास आएगा वह नामर्द हो जाएगा, ताकि अपनी माँ के मरने के बाद भी मेरी इज्जत की बात सोच रहे। उसकी वह माँ मर चुकी थी। उस लड़की ने उसी घर के एक कोने में दफन करके इस राज को राज ही रहने दिया था और अपनी माँ की चादर खुद पर लपेट ली। लेकिन वह अपनी माँ की तरह बदसूरत नहीं थी। ये एक राज था जो आज इस लड़की ने मुझे बताया। कहने लगी तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की, इसलिए मेरा दिल निकल गया। और उसने सच बोल दिया। उस लड़की के अल्फाज सुनकर मेरा दिमाग खो चुका था। इस औरत ने बदला लेने के लिए कितनी बड़ी चाल चली थी और पूरा गांव सिर्फ उनकी वजह से नामर्द हो गया था। सबसे ज़्यादा हैरत तो उन लोगों पर थी जो बगैर जानकारी किए इस बात को आगे फैला रहे थे। मन घड़त सी बातें झूठ में खुद को लपेट कर जिंदगी को ख़राब किया था। उस औरत के साथ जो हुआ बहुत बुरा था, मगर उसने बदले के लिए जो रास्ता चुना उससे कई लड़के और लड़कियां बगैर शादी के ही आधे से ज़्यादा जिंदगी गुजार चुके थे। मुझे सच बताते बताते वे लड़की रो पड़ी थी। मैं कुछ कह तो नहीं पाया, बस उन्हें दिलासा दिया और इस बीमारी को बढ़ावा देने से मना कर दिया। मेरी बात पर वे शर्मिंदा हो गई और सभी गांव वालों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गई। हमारे आसपास कैसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें खुद को बदलने के लिए खुलूस और अपनी नियत को बदलने की ज़रूरत होती है। बस बदखूबसूरती को ख़त्म करना इंसान के बस की बात नहीं, मगर हाँ अच्छा अखलाक और मोहब्बत भरे अल्फाज ज़रूर एक इंसान के बस में होते हैं, जिनसे वो कई दफ़ा दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करके अच्छाई के रास्ते पर चल सकते हैं।
अगर उसकी माँ के साथ गांव वाले नरमी का मामला करते तो उसकी माँ भी ना ऐसा करती। मैंने उस लड़की से शादी का फैसला कर लिया क्योंकि उसे एक अच्छे शख्स की ज़रूरत थी। उसके बाद मैं वहाँ से शहर के लिए रवाना हो गया। आज भी अफवाह फैलाने वालों की कमी नहीं। आज भी वह गाँव नामर्द के गाँव से जाना जाता है। इस वाक़ये के बाद मैंने ये बात सभी गाँव वालों को बताई। वहाँ मौजूद सभी जानते थे कि वह पूरा मर्द है, मगर मनगढ़ंत कहानियों ने उन्हें बगैर शादी के जीने पर मजबूर कर दिया था। लोग उन्हें गलत समझते थे, जिसकी बदौलत उस गांव में कुंवारी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब सब सोचने सामने समझने आ चुका था। मैं अपने पापा को लेकर आया तो सब गांव वालों ने उस लड़की की शादी मुझसे करवा दी और बड़े सालों बाद उस गांव में किसी की शादी हुई थी और एक घटिया मनगढ़ंत बातें खत्म हो चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।